गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये बात आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि लास्ट ईयर से यानी 2021 से जो ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लगा है, और इस बार 2022 में भी ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि लास्ट ईयर 3 दिनों तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, और हर एक दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, और हर एक शिफ्ट में आप लोगों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर आए हुए थे। यानी हर एक शिफ्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आप लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का किसी शिफ्ट में पूछा गया था लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि जब मैं लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था और कहा था आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, और सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लेवोशियर, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है लेवोशिए। कैसे लिखा हुआ मिलेगा? लेवोशिए। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे लेवोशिए ऐसे लिखा हो या फिर लेवोशियर लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। ये एक ही नाम है, बस लिखने का तरीका यहाँ पे अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लेवोशियर का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एंटोनी लेवोशियर, या फिर आप बोल सकते हैं एंटोनी लेवोशिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो ये दिया था एंटोनी लेवोशियर, या फिर आप बोल सकते हैं एंटोनी लेवोशिए ने। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको हम द्रव्य की अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको हम द्रव्य की अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको सर्वप्रथम रसियन वैज्ञानिक लामनोसाव ने प्रतिपादित किया था, लेकिन बाद में लेवोशिए ने इस नियम की पुष्टि की थी। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेवोशियर, या फिर आप बोल सकते हैं लेवोशिए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बता देता हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, या फिर आप बोल सकते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और वैसे भी जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया ही हुआ है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था, और टोटली ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इस टाइप का कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर सॉल्व कराया हुआ था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे कि ये संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैसों में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजक इलेक्ट्रॉनों से मतलब क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हो जाएगा। यानी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 8। यानी अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कैसे 8 होती है अभी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, जो अक्रिय गैस है इसको हम निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो नियॉन है, नियॉन को हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी एक अक्रिय गैस होती है। ठीक है, और जो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जो इसका होता है वो होता है 10। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाता हूं, और ये दिखाता हूं कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10। देखिए, यहाँ पे जो नियॉन का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 10 होता है। तो हमने यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लिए। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में देखिए 2s2 और 2p6, 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जर्नल फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8 हो गया। अब देखिए, नियॉन के बाह्यतम कोश में, ये देखिए बाह्यतम कोश आपका ये वाला होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए, यही आपसे पूछा गया कि अक्रिय गैसों में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो 8 होती है। तो देखिए, नियॉन ये आपकी एक अक्रिय गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, 2,8 मिला। अब इसके बाह्यतम कोश में देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 ही है ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब इसके अलावा मैं आपको एक और अक्रिय गैस यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। इसके अलावा ऑर्गन, ऑर्गन का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपकी अक्रिय गैस होती है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 18, यानी 18 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12। अब कितने की जरूरत है, 6 की, और तो 3p6 हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब जर्नल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 लिख दिया मैंने। दूसरे में देखिए 2s2 और 2p6 यानी 2 और 6 मिलके 8। अब तीसरे में देखिए 3s2 और 3p6 2 और 6 मिलके 8। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें क्या मिल गया ऑर्गन का, तो ये मिला 2,8,8। अब देखिए ऑर्गन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है ना, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 ही तो है। और ऑर्गन भी तो आपकी अक्रिय गैस होती है, तो 8 ही तो करेक्ट आंसर होगा। यही तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी है यहाँ पे एक। मैं आपको बता दूं, हीलियम जिसको हम He से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है, ये भी एक अक्रिय गैस होती है। लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1s2 ही मिलेगा। और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1s2। तो बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही है। तो ये आपका एक अपवाद है। जो हीलियम है ये अक्रिय गैस होती है और इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका अपवाद है, ध्यान रखिएगा। हीलियम को छोड़कर जितनी भी आपकी अक्रिय गैसें हैं सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन हीलियम में नहीं होते हैं। तो कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए हीलियम होती है, तो हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका क्या है, ये आपका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और हीलियम के अलावा आपका देखिए नियॉन हो गया, नियॉन, ऑर्गन के बाद आपका यहाँ पे क्रिप्टॉन हो जाएगा जिसको हम Kr से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जीनॉन, फिर इसके अलावा रेडॉन, ये सब आपकी अक्रिय गैसें हैं। और देखिए नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इन सब के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, लेकिन हीलियम जो है ये अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में बता दिया और एक्सेप्शन जो आपका है, अपवाद जो है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्ल एंडरसन। यानी पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी। अगर आपको वो ट्रिक पता होगी ना तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने अपने आप कर लिया होगा। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है मैं आपको लिख के बता देता हूं। पकी ईट पर नाची, ठीक है, ये ट्रिक है। अब कैसे आप याद करेंगे यहाँ पे, ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए पा से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, पा से हमारा मतलब हो जाएगा पॉजिट्रॉन से, ठीक है। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने। तो यहाँ पे पा के बाद आपका का लिखा है ना, तो का से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, कार्ल, यानी कार्ल एंडरसन। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड आपका लिखा है पक्की लिखा हुआ है ना, तो पा से मतलब हमारा पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने। तो का से मतलब हमारा यहाँ पे कार्ल हो जाएगा और याद कर लीजिएगा कार्ल एंडरसन। फिर इसके बाद
ई लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फिर से। तो ई से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो टा से हमारा मतलब हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, थॉमसन को मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। पा से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, प्रोटॉन से। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो रा से मतलब हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड। और ना से हमारा मतलब हो जाएगा न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। तो चा से मतलब हमारा हो जाएगा चैडविक। और चैडविक का पूरा नाम इनका क्या है, जेम्स चैडविक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसे आप इस ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, पकी ईंट पर नाचे। तो पा से मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने। तो का से मतलब हमारा कार्ल हो जाएगा और एंडरसन आप याद कर लीजिएगा। ई से मतलब इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। तो टा से मतलब हम यहाँ पे मान लेंगे थॉमसन ने। फिर इसके बाद पा से मतलब प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये इनका पूरा नाम है। और ना से मतलब न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। तो चा से मतलब चैडविक हो जाएगा। तो पक्की ईंट पर नाचे, इतना आप याद कर लीजिए। आपको यहाँ पे ये सब क्वेश्चन याद हो जाएगा कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पॉजिट्रॉन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। देखिए, जो पॉजिट्रॉन होता है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, E+ से। ध्यान रखना है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान ही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है और जो पॉजिट्रॉन है ये धन आवेश युक्त कण है। ध्यान रखिएगा। और जो इसका द्रव्यमान होता है, जो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो पॉजिट्रॉन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा। और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई के ऊपर निगेटिव चार्ज आपका होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, ऐसे ई के ऊपर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो पॉजिट्रॉन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसका होता है। ये भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्ल एंडरसन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ध्यान रखिएगा, देखिए ऑप्शन में आपको रदरफोर्ड या फिर इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो पूरा नाम ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे वीडियो के लास्ट में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरे आंसर बताने से पहले कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है। यहाँ पे तत्व की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि भूपर्पटी में
सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। ये तो आप सबको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, कई बार बताया है, चैप्टर पढ़ाया था, पूरा एक चार्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है, कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है भूपर्पटी में, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी सिलिकॉन, जिसको हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो सिलिकॉन है इससे रिलेटेड आप लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि सिलिकॉन है, क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था सिलिकॉन है, और आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका एक ऑप्शन ये भी दिया गया था उपधातु। तो ध्यान रखिएगा जो सिलिकॉन है ये एक उपधातु होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सिलिकॉन है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, और ऑप्शन डी दिया गया था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपधातु। जो सिलिकॉन है ये एक उपधातु होता है, यानी मेटलॉइड होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ था, लास्ट ईयर पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ था धातु, अधातु और उपधातु वाला, और सभी एग्जाम्पल्स बताए थे, कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और क्वेश्चन आपका आया हुआ था। मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आपके थ्योरी पार्ट के बीच में से पूछे जाते हैं, और पूरा थ्योरी पार्ट मैंने आपको केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करवाए हुए हैं, केवल आपको पढ़ना है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का लगभग मैंने मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ लेंगे ना तो इतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। डेली मुझसे स्टूडेंट्स यही कमेंट करके पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं, केवल आपको पढ़ना है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक दिन में कम से कम 1 से 2 चैप्टर आप लोग अपना कंप्लीट कर पाएँ। काफ़ी वीडियोस हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, करीब 390 प्लस 390 से ज़्यादा वीडियोस हैं, इतना आपको कंप्लीट करना है। सभी प्लेलिस्ट को मिलाकर आप चेक कर लीजिएगा। और एक टेस्ट से रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट दी गई है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा चैनल पे जा करके, जहाँ पे मैंने आप लोगों का साइंस का टेस्ट लिया हुआ था, जहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सिलिकॉन। भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो ये आपका है सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए मैंने रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। मैंने आप लोगों को रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पहले ही इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दी है, पूरा डिटेल में कराया हुआ है, और जो कराया है एक बार पढ़ लेंगे ना तो सेम उसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का
रासायनिक सूत्र आपके एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार? 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो इस बार भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। नहीं पता है नोट कर लीजिएगा, और जो मैंने रासायनिक सूत्र के ऊपर वीडियो बनाई है उसको देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है? हाफ H2O। या फिर आप इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। CaSO4 का होल ट्वाइस और फिर यहाँ पे आपका H2O हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। 2 तरीके से लिखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोगों को ऑप्शन में ये पहला वाला जो मैंने लिखा है CaSO4 डॉट हाफ H2O यही देखने को मिलेगा, या फिर आपको ऑप्शन में ये भी ऐसे भी फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। यहाँ पे रासायनिक नाम पूछा गया था तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। धावन सोडा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको इसका रासायनिक नाम भी बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से लोहे में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है निकेल और तांबा, या फिर आपको निकेल ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, निकिल ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर निकेल ऐसे भी लिखा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी दिया है जिंक और टिन, ऑप्शन सी दिया है निकेल और टिन, और ऑप्शन डी दिया है क्रोमियम और निकेल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका होगा, क्रोमियम और निकेल। यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। तो देखिए ऑप्शन में आपको ऐसे भी ऑप्शन लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट करते हैं और निकेल को हम Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपको Cr और Ni के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो क्रोमियम को Cr और निकेल को Ni से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा एसिड उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, 3 दिनों तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, और 3 अलग अलग शिफ्ट में डेली आप लोगों का एग्जाम होता था, और हर एक शिफ्ट में आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आता था वो अलग अलग आता था। तो ये भी क्वेश्चन किसी दिन किसी शिफ्ट में पूछा गया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, और ऑप्शंस आप लोगों के ये दिए गए थे, ऑप्शंस यही दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, और ऑप्शन डी दिया है ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑक्जेलिक एसिड। देखिए यहाँ पे ऑक्सेलिक लिखा है, सा की जगह आपको ऐसे जा और जा पे ए की मात्रा आपको लगी हुई मिल सकती, ऐसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मैं आपको लिख के बता देता हूं, चाहे ऑक्सेलिक लिखिए चाहे ऑक्जेलिक ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं, देखिए ऑक्जेलिक ऐसे भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे ऐसे लिखा हो ऑक्जेलिक या फिर ऑक्सेलिक, बात एक ही होगी। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा एसिड उपस्थित होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया है, ये किस में पाया जाता है, सिरके में। किसमें, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। टार्ट्रिक एसिड ये इमली में पाया जाता है, ये आप सबको पता होगा, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड ये किस में होता है, दूध में, ये आप सबको पता होगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक एसिड है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं एसिड के ऊपर कि कौन सा एसिड किस पदार्थ में पाया जाता है, इस टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक एसिड है। सो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा जो टार्टरिक एसिड होता है इमली में भी पाया जाता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इमली में कौन सा एसिड उपस्थित होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो चींटी काटती है, चींटी काटती है, आप लोगों ने महसूस किया होगा जब चींटी काटती है तो देखिए जो चींटी के डंक में कौन सा एसिड उपस्थित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टार्टरिक एसिड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। खाद्य पदार्थों, यहाँ पे के होगा, ठीक है, की नहीं के। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि यहाँ पे खाद्य परिरक्षक होता क्या है, ये आखिर ये प्रिजर्वेशन ये होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से रोकते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और इसके अलावा एक और होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट के अलावा एक और आपका होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उत्पाद के रूप में किस पदार्थ का निर्माण होता है। ऑप्शन ए दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल और ऑप्शन डी स्टेरिक अम्ल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल, यानी साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उत्पाद के रूप में किस पदार्थ का निर्माण होता है, ग्लिसरॉल का होता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला C3H8 और O3 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। C3H8O3, एक बार मैं फिर से आपको लिख के बता दूं, C3H8 और O3 होता है।
ध्यान रखिएगा, जो ग्लिसरॉल है इसका फॉर्मूला C3H8O3 होता है। तो साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12, चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लकड़ी को जलाने से, ऑप्शन बी लकड़ी के प्रभाजी आसवन से, ऑप्शन सी लकड़ी के भंजक आसवन से और ऑप्शन डी कोयले के भंजक आसवन से। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? लकड़ी के भंजक आसवन से, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी निम्नलिखित में से चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? लकड़ी के भंजक आसवन से होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में 12 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराए हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 12 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।